गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और 8th क्लास, वेलकम अगेन टू योर साइंस क्लास। एक बार फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय की क्लास में। बच्चों, किसी कारणवश जो है वो कल आपके वीडियो नहीं पहुंच पाए आप तक, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं पाठ 7 को, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे और जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार पहेली और बूझों ने देखो पंचमंडी अभ्यारण्य का अपने फ्रेंड्स के साथ में और प्रोफेसर के साथ में जो है क्या किया था, भ्रमण किया था, और वहाँ जो जो चीज़ें आपको उनको दिखाई दी वो आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या होता है। शीघ्र ही पहले ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमंडी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की, आरक्षित मतलब जिनको संरक्षित किया गया सरकार के द्वारा, वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी यानी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। ठीक है, इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहा जाता है। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है, देखिए यहाँ से अभ्यारण्य, वन्य प्राणी अभ्यारण्य की परिभाषा निकलेगी कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों एवं जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध यानी अवरुद्ध होता है एवं दंडनीय अपराध समझा जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है वन्य प्राणी अभ्यारण्य? जहाँ पर अपने प्राकृतिक आवास में जीव जंतु रहते हैं, उनका शिकार करना, उनको पकड़ना जो है वो क्या होता है, या उनको मारना पूरी तरह से निषेध होता है ना, और उसके लिए दंड भी रखा जाता है, अपराध समझा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन वन्य जंतु, संकटापन जो यानी विलुप्त होने की कगार पे हैं, जिनकी प्रजाति के बहुत कम सदस्य बचे हुए हैं अभी, उनको कहेंगे संकटापन जंतु। जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाला हिरण, सफ़ेद आंखों वाला हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित और संरक्षित है। इनकी जो बचे कुछ जो जीव हैं उनको संरक्षित कर रखा सरकार ने, और इनका शिकार करना या इनको मारना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है, भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड होते हैं। ठीक है, झाड़ी भूमि मतलब झाड़ी को बुशेस कहते हैं ना, बुशलैंड, ऐसी भूमि का ऐसा भाग जहाँ पर झाड़ियों की अधिकता पाई जाती होती है। डेल्टा होते हैं किसी न किसी नदी के। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग है ना, वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। इनके आसपास जो लोग रहते हैं, धीरे धीरे जब नज़र नहीं पड़ती है अटेंटिव्स की, तो इनको धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संरक्षित क्षेत्र भी अब सुरक्षित नहीं रहे हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान मतलब चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों यानी जंतुओं का संरक्षण करते हैं। बुझो क्या सोच रहा है, चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है ना, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में चिड़ियाघर में क्या अंतर है। क्रियाकलाप 7.7 करते हैं। देखिए, निकट के चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान का भ्रमण कीजिए, वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों या वातावरण में रखा गया है इसका परीक्षण कीजिए। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त है? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास यानी मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया आवास है उसमें रहते हैं, या उनको अपने प्राकृतिक आवास में खुले रहने की आज़ादी है? ठीक है, आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से हैं अथवा प्राकृतिक आवास में, ये भी आपको बताना है। तो देखिए, अब तीसरी चीज़ है राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या चीज़ होते हैं? सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यानी ये एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है जिसको सरकार ने रिजर्व कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जीव जो है वो संरक्षित हैं पूरी तरह। यह वनस्पति, प्राणीजात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। यहाँ पर जो भी, चाहे वो बिल्डिंगें हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, ठीक है, चाहे भूमि हो, वो सब संरक्षित होते हैं और गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। वन का एक ऐसा हिस्सा है जिसको भारत ने, सरकार ने रिजर्व कर दिया है, इसीलिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सबसे पहले इसी को आरक्षित किया था। सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन इस वन में मिलती है। टीक बड़े बड़े पेड़ होते हैं सागौन के, वो यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास यानी शरण भी स्थित हैं।
यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं। देखिए आप, यहाँ पर चट्टानें बनी हुई है, चट्टानों के कुछ ऐसे घर टाइप बने हुए हैं जिनमें लोग पहले शायद रहते थे प्रागैतिहासिक काल में, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है कि किस तरह से लोग वहाँ पर रहते होंगे, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती है। पंचमंडी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतुओं एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन चित्रों से, इन आवासों से, उनके घरों से ये पता चलता है कि उनकी जीवन शैली कैसी थी, वो कैसे रहते थे। वो शिकार भी करते थे, वो वाद्य यंत्र भी बजाना जानते थे, ठीक है। उनके बीच में भोजन आवास आदि के लिए लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें उनकी जीवन शैली को बताती है। इसके साथ साथ हम लोग जीवों को तो संरक्षित कर ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त हमें प्राचीन समय में या प्रागैतिहासिक काल में किस तरह के लोग थे और कैसे रहते थे वो, उनके बारे में भी पता चल पा रहा है। जैसे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है, और इस प्रोजेक्ट के तहत बाघों का शिकार करना, उनकी खाल बेचना या उनको मारना संपूर्णतः 100%, ठीक है, निषिद्ध है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। मतलब जो बाघ हैं उनको बचाना है और उनमें प्रजनन के द्वारा उनकी जनसंख्या को बढ़ाना है, क्योंकि ये भी जो है इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है और ऐसा ना हो हमारे देश से बाघ जो है विलुप्त हो जाएं। अब बुजो क्या कह रहा है, क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। बुजो देखना चाहता है, उत्सुक है बाघ देखने के लिए। बाघ चित्र 7.4 उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी ये भी बहुत कम रह गए हैं। परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वहाँ जो बचे हुए बाघ हैं उनमें प्रजनन क्रिया द्वारा उनके बच्चे जो हैं बढ़ रहे हैं। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे चित्र 7.5 में आप अपनी बुक में देख सकते हैं, तथा बारहसिंगा चित्र 7.6 में भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। कौन कौन से पाए जाते थे ये? शेर, हाथी, जंगली भैंसा और बारहसिंगा। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं, यानी विलुप्त होने के कगार पे हैं और संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। तो देखो यहाँ से ये परिभाषा आपकी हो गई है कि संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं, अर्थात वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम, जो सरकार ने रखा है आंकड़ा उससे कम है, उसको संकटापन्न जंतु कहते हैं। बूझो को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से, यानी डिस्टर्बेंस होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधे और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानव गतिविधियां जैसे पशु चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या मारना, ठीक है, जलावन, पौधे की लकड़ियाँ, औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। वहाँ से दवाई के लिए पौधे या जलाने के लिए पौधे या शिकार करना, मारना, चमड़े के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पूरी तरह निषिद्ध होती है। कोई मनुष्य वहाँ बिना अनुमति के नहीं जा सकता और वहाँ से कुछ भी, कोई भी चीज़ बिना अनुमति के नहीं लेके आ सकता। तो पहली कह रही है क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है? पहली ये जानना चाहती है। माधव जी पहली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ और उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और परितंत्र से उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं है। यही किस महत्व के हैं वो, यानी हमारे पर्यावरण के लिए क्या करते हैं वो, ऐसा बिना सोचे हम उनको मार देते हैं तुरंत। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। आप जानते हो आहार श्रृंखला होती है, जैसे पेड़ पौधे हैं ये प्रथम उत्पाद हैं, इनको फिर जीव जंतु खाते हैं, इन छोटे जीव जंतुओं को फिर बड़े जीव जंतु खाते हैं, उनको दूसरे जीव खाते हैं, और इस तरह से जब सब मर जाते हैं तो कुछ सर्वाहारी बैक्टीरिया जैसे जीव होते हैं जो सबको खाते हैं। तो ये आहार श्रृंखला या भोजन श्रृंखला बनती है इस प्रकार से। तो ये जीव भी उसके क्या होते हैं, ये जीव भी उसका हिस्सा होते हैं और इनको मारकर हम लोग उस आहार श्रृंखला को कम कर देते हैं या तोड़ देते हैं।
आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिसके बारे में आपने कक्षा 7 में पहले ही पढ़ लिया है। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा आदि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जैविक घटक जैसे जीव जंतु और पेड़ पौधे और अजैविक घटक जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा आदि मिलकर के वहाँ के परितंत्र को या पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं। अब बूझो क्या जानना चाह रहा है। मुझे आश्चर्य होगा कि यदि संकटापन स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी है क्या, है ना। रेड डाटा पुस्तक क्या है? देखिए, प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है। रेड डाटा पुस्तक की परिभाषा ये कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन यानी एक जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई संख्या उससे भी कम संख्या में पाए जाने वाले जीव जो संकटापन है ना, ऊपर बताई थी परिभाषा इसकी। तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती है। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पे ये जो नीचे साइट दी गई है www.com वाइल्ड गवर्नमेंट इन, है ना, एनबिस, इससे आप जो है वो रेड डाटा पुस्तक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने फ़ोन या कंप्यूटर से। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है इस लेसन का वो आपकी कल की वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ से आपके करने के लिए बहुत कुछ है कि जैसे रेड डाटा पुस्तक क्या है, संकटापन जंतु क्या हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं हैं, उसमें कौन से जो वृक्ष हैं मुख्यतः वो पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आज करनी है। ओके स्टूडेंट्स।